तो चलिए आज के शो की शुरुआत हम करेंगे फंड का फंडे के साथ। और जैसे कि इस पेशकश में और इस खास सेगमेंट में हम आपको फंड के एक फंड मैनेजर से मिलाते हैं और फंड को लेके क्या रणनीति उनकी है इस पर भी बातचीत करते हैं। आज हम निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड है उसकी बात करने वाले हैं। आशुतोष भार्गव, फंड मैनेजर हेड इक्विटी रिसर्च निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आपके फंड की बारीकी में तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मुझे इस पूरी कैटेगरी के बारे में समझना है, क्योंकि हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात कर रहे हैं जहां पर इक्विटी के अलावा आपके पास और भी एसेट क्लासेस होती हैं इस फंड में। इस कैटेगरी के बारे में मुझे बताइए, कितनी वेल डाइवर्सिफाइड होती है ये कैटेगरी? जी कविता जी, धन्यवाद। मल्टी एसेट फंड्स टिपिकली 3 से 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करते हैं अपने एलोकेशन को, और उनका अटेम्प्ट ये रहता है कि इस डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होते हैं किसी भी फंड से, या सरल भाषा में समझाएं तो जो पोर्टफोलियो में जो ड्रॉडाउन्स आते हैं उसमें हम ड्रॉडाउन्स को कम करते हैं। मार्केट में कई तरीके की अप्रोचेस इन फंड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ फंड्स इक्विटी ओरिएंटेशन रखते हैं, इसका मतलब उनमें टैक्सेशन इक्विटी का होता है, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास 65% के ऊपर 65-70% के आसपास इक्विटी एसेट क्लास रहती है। और बाकी जो एसेट क्लासेस रहते हैं जैसे कि फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज इत्यादि, उनका प्रपोर्शन कम रहता है। कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जिनमें हर एसेट क्लास को एक स्थान दिया गया है और उनमें इक्विटी की तरफ टिल्ट जरूरत से ज्यादा नहीं होता है, तो वो उस सेंस में रिलेटिवली बेटर एसेट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, बेटर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा तरीका इन फंड्स को देखने का ये भी होता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो जो जिस तरीके से इन फंड्स को रन कर रहे हैं उसकी अप्रोच क्या है। क्या वो ये अप्रोच सरल है या वो कॉम्प्लेक्स है? क्या एक सेट रूल और एक अनुपात के हिसाब से आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाते हैं, या आप किसी मॉडल के हिसाब से उसको डिफरेंट एसेट क्लासेस का जो अनुपात है उसको आप निरंतर डायनेमिकली चेंज करते रहते हैं। तो ये कुछ बड़े डिफरेंसेस होते हैं, और जैसा कि आपने कहा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। ऑलराइट, लेकिन आशुतोष ये बताएं कि आपका जो फंड है निपॉन का, अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पूछना चाहें आपसे, तो कितनी तरह के एसेट क्लासेस आपने शामिल की हुई है? अमूमन इस तरह के फंड्स में हम देख रहे हैं कि इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, इन्हीं का ही एक्सपोजर फंड मैनेजर्स ले रहे हैं। आपकी क्या रणनीति है आपके फंड में? इस पर्टिकुलर फंड में जो निपॉन मल्टी एसेट फंड है, इसका टैक्सेशन जो अर्स्टवाइल डेट टैक्सेशन होता था 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, तो इसमें जो इक्विटी का अनुपात है वो हमको 35% और 65% के बीच में रखना होता है। और बाकी जो एसेट क्लासेस है हमारे इस पर्टिकुलर फंड में, 3 और भी एसेट क्लासेस हैं डोमेस्टिक इक्विटीज के अलावा, इंटरनेशनल इक्विटी, इंडियन फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज। इनका अनुपात बाकी का जो डोमेस्टिक इक्विटी के अलावा जो पोर्शन होता है उसमें रहता है। बट टू अचीव जो हम डेट टैक्सेशन बोलते हैं, उसको अगर हमें अचीव करना है पुराने डेट टैक्सेशन को, तो हमें हर समय लोकल इक्विटीज में मिनिमम 35% इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी है, इसमें एसेट क्लासेस के एक्सपोजर को लेकर सेबी का मैंडेट क्या है, जरा ये समझाइएगा। जो हमारी एसआईडी है वो 50 से 80% इक्विटीज में निवेश करने की बात करती है, 0 to 20% डेट में, और 0 to 30% कमोडिटीज में, गोल्ड इत्यादि बाकी कमोडिटीज में। ये हमारी एसआईडी के अनुसार ये प्रपोर्शन निर्धारित है। और आशुतोष, आपके फंड में इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, ये तीनों एसेट क्लासेस हैं? जी एक्चुअली विद इन इक्विटीज हम
इंटरनेशनल इक्विटीज और डोमेस्टिक इक्विटीज में डिफरेंशिएट करते हैं। हमारा ये मानना है कि जो इंडिया का इक्विटी का प्रॉफिट पूल है और जो अंतरराष्ट्रीय कंपनीज का जो प्रॉफिट पूल है, खास करके डेवलप मार्केट कंपनीज का, उनका प्रॉफिट पूल बहुत अलग तरीके का है और उसको हम सेपरेट एक एसेट क्लास की तरह रखते हैं, जिससे ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन में हमें हेल्प मिलती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये 4 डिफरेंट एसेट क्लास हो जाते हैं। 50% जो अनुपात है वो डोमेस्टिक इक्विटीज में रहता है, 20% इंटरनेशनल इक्विटीज में, 15% डोमेस्टिक डेट में और बचा हुआ 15% कमोडिटीज में हम रखते हैं, जिसमें मिनिमम 10% आउट ऑफ दिस 15% हमेशा गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है। ये बताइए आशुतोष, आखिर क्या वजह होगी कि आपने इक्विटीज में इतना एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है? क्या आप इस फंड को इक्विटी डोमिनेटेड फंड की तरह पोजीशन करना चाहते हैं और इसीलिए आपका इक्विटी का एक्सपोजर बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले ज़्यादा है? जी, तो हमारा जो विश्वास है और जो हमारा बैक टेस्टिंग हमें जो दिखाता है, हम इन सब एसेट क्लासेस की बात करें तो डोमेस्टिक इक्विटीज और इक्विटीज इन जनरल कमोडिटीज और फिक्स्ड इनकम से बेहतर रिजल्ट देती है। उसी के साथ साथ हमें डाइवर्सिफिकेशन भी प्रदान करना है। तो हमने हर एसेट क्लास को मिनिमम 15% रखा हुआ है, पर इक्विटी का वेट इसलिए ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि इससे लॉन्गर पीरियड में इन्वेस्टर्स का जो ओवरऑल रिटर्न एक्सपीरियंस है वो बेहतर होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इक्विटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज, इनका पैकिंग ऑर्डर में पहले स्थान आता है और फिक्स्ड इनकम और गोल्ड एंड अदर कमोडिटीज का रिलेटिवली प्रेफरेंस थोड़ा सा कम है। ये बताइए आशुतोष, इस तरह के फंड को बेसिकली वॉलेटिलिटी से बचाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आप अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाइड हैं और हम देख रहे हैं कि इक्विटी, डेट और कमोडिटीज़ का भी एक्सपोजर है। और इक्विटी में हालांकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, डेट और कमोडिटीज़ में हम जानते हैं आपका एक्सपोजर कम है। अब इतने उतार चढ़ाव को अगर हम देखें तो इक्विटी में क्योंकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आप कैसे इसको बैलेंस आउट करते हैं अपने फंड में? कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है। हम 2 चीजों का खासा ध्यान रखते हैं। हम इस फंड की जो डोमेस्टिक इक्विटी की जो रणनीति है, जिसमें हम 50% ओवरऑल एयूएम का एलोकेशन करते हैं, उसमें हम लार्ज और मिड कैप कंपनी का ही एक समावेश हो उस पोर्टफोलियो में, और स्मॉल कैप को हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि टिपिकली जब ड्रॉडाउन्स होते हैं, जब करेक्शंस आते हैं, इलिक्विडिटी की वजह से छोटे स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में ज्यादा करेक्शन आता है, जो इस फंड में रणनीति के तहत हम अवॉइड करते हैं। इंटरनेशनल इक्विटी इंडियन इक्विटी से थोड़ी भिन्न है। कई बार इसमें डिफरेंट रिटर्न परफॉर्मेंसेस आती हैं, पर इसके बावजूद भी हमने इंटरनेशनल इक्विटी में एक ईटीएफ को चुना है, एमएससीआई वर्ल्ड ईटीएफ को, जिसमें उधर भी जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं उन्हीं का एक्सपोजर हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। इलिक्विडिटी उसमें भी अवॉइड होती है, छोटी कंपनियां वहां पे भी अवॉइडेड है। तो टू सम एक्सटेंट जो ड्रॉडाउन छोटे स्टॉक इलिक्विडिटी की वजह से आता है, जहां पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ती है, उसे हमने कंप्लीटली इस पोर्टफोलियो में अवॉइड करके रखा है। ये बताइए आशुतोष कि आपका इक्विटी का एक्सपोजर है, उससे आपने कैसे प्लेस किया हुआ है अक्रॉस मार्केट कैप्स? हमारा एज अ हाउस जो रुझान है वो घरेलू डिमांड वाले सिक्लिकल सेक्टर्स में ज्यादा है। हमने एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल डिमांड रिलेटेड, ग्लोबल प्राइसिंग रिलेटेड सेक्टर्स को अंडरवेट रखा है इस फंड में। जिन सेक्टर्स में हम पॉजिटिव हैं वो है बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स और इंक्रीमेंटली पावर सेक्टर से रिलेटेड जो एंटायर सप्लाई चेन है, उसका एलोकेशन हमने इस फंड में काफी बढ़ाया है। विद इन डिफेंसिव्स, हेल्थ केयर का प्रपोर्शन आईटी और एफएमसीजी सेक्टर्स से ज्यादा है। आईटी और एफएमसीजी में हम अंडरवेट बने हुए हैं, पर हेल्थ केयर में हमने पिछले 6 महीनों में अंडरवेट से ओवरवेट का रुझान किया है। तो ब्रॉडली फोकस
और जो हमारा ओवरऑल बिलीफ है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक अर्निंग साइकिल पे हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वहां हमें रिस्क कम लगती है, इसलिए उसी तरीके के स्टॉक्स का एक लार्ज एंड मिड कैप का एक पोर्टफोलियो हम एक्सपोजर इस फंड में दे रहे हैं। आशुतोष, ये बताएं हमें कि किस तरह से, अगर हम डेट की ही बात करें और ब्याज दरों को लेकर, जिस तरह से हमने देखा कि फेड ऑफिशियल ने भी कहा है कि अर्ली और नेक्स्ट ईयर से हम ब्याज दरें घटना हो सकता है, घटाना शुरू कर दें, काफ़ी कुछ ऑब्वियसली डेटा पे डिपेंड करता है। मौजूदा समीकरण को देखते हुए ब्याज दरें कट होना अगर शुरू हो जाएंगी तो आपका व्यू डेट को लेकर क्या बन रहा है? कविता जी, इस तरीके के फंड में हम दो तरीके की रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। एक ड्यूरेशन रिस्क और एक क्रेडिट रिस्क। ये एक कंजर्वेटिव कैटेगरी का फंड है। इसमें हम ड्यूरेशन, जो ब्लेंडेड ड्यूरेशन है, उसको 3 साल या उससे कम रखते हैं, और जो क्रेडिट क्वालिटी है उसको सुपीरियर बनाने के लिए 80-85% जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के होते हैं। तो ज्यादातर जो हमारी सिक्योरिटीज हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड जो संस्थान है उनके पेपर्स हमारे इस डेट पोर्टफोलियो में। कमोडिटीज की बात करते हैं, जहां पर ऑब्वियसली एक्सपोजर अधिकतर जो इस तरह के फंड्स है और कमोडिटीज में उनके एक्सपोजर सोने और चांदी में ही होते हैं, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स में। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आने वाला वक्त, और अगर ब्याज दरें घटती हैं तो एक बार फिर से हम सोने की कीमतों को रिकॉर्ड हाई पे पहुंचता हुआ देखेंगे, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वो निकल ही चुके हैं रिकॉर्ड हाई पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और घरेलू बाजार में भी। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या आने वाले वक्त में आप कमोडिटीज में समीकरण को देखते हुए अपना निवेश बढ़ाएंगे? क्या निवेशकों को अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? कविता जी, कमोडिटी में जैसा मैंने आपको बताया 10% हमेशा गोल्ड या गोल्ड रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में हम रखते हैं, क्योंकि हमने ये पाया है कि जो ट्रू नेगेटिव कोरिलेशन है या जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है अमंग ऑल कमोडिटीज, सबसे बेहतर गोल्ड वर्सेस इक्विटीज, गोल्ड वर्सेस फिक्स्ड इनकम में मिलता है। बाकी कमोडिटीज ज्यादातर इक्विटी के साथ बढ़ते या गिरते हैं, तो गोल्ड एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन देता है, और हम इसमें कमोडिटी का डालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इसमें प्रॉपर एसेट लोकेशन दे पाए, ट्रू डाइवर्सिफिकेशन दे पाए। तो 10% तो हम मिनिमम गोल्ड में रखते ही हैं। बाकी का जो 5% है वो क्रूड ऑयल, सिल्वर, निकिल, कॉपर, इन सब कमोडिटीज में टाइम टू टाइम जैसा हमारा व्यू होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, उसमें हम टैक्टिकली एलोकेशन करते रहते हैं। जैसा आज हमारे पास गोल्ड के अलावा इस फंड में सिल्वर और क्रूड ऑयल का भी एक्सपोजर है। तो आशुतोष, ऐसे में क्रूड ऑयल में क्या आपका व्यू बनता है? जी, हमें लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, और यहां से हो सकता है क्रूड ऑयल थोड़ा स्टेबलाइज हो। एक विंटर जो वेस्टर्न मार्केट में विंटर सीजन आ रही है, यहाँ डिमांड क्रूड की यहाँ थोड़ी सी बढ़ती है। उस कॉन्टेक्स्ट में क्रूड की एक बड़ी गिरावट के बाद हमने थोड़ा एक्सपोजर यहाँ लिया हुआ है। थोड़ा सा फंड की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं आशुतोष। ओवरऑल अगर हम 3 साल के लिहाज से देखें तो फंड ने कैसे परफॉर्म किया है, और ओवरऑल एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस भी अगर मैं समझना चाहूँ तो वो किस तरह से आपके फंड के एक्सपोजर की बदौलत फेज आउट हुई है या उन्होंने परफॉर्म किया है? इसका जो अल्टीमेट रिटर्न ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड इनकम से ज्यादा अपेक्षा होना वाजिब है। बट एक जो हाईली रिस्की जो एक एक्विटी फंड्स होते हैं डाइवर्सिफाइड मेनली इनटू ऑल 3 साइज कैटेगरीज, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, टिपिकली इन ए लॉन्ग रन इसका रिटर्न उन फंड से कम हो सकता है। बट इसकी जो खास विशेषता है वो है इसका ड्रॉडाउन, और जो ओवरऑल जर्नी रहती है वो बेसिकली इक्विटी फंड से कहीं बेहतर रहती है। और इसमें इस तरीके के फंड्स में जिसको हम बोलते हैं बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाले फंड, इसमें इन्वेस्टर्स के लंबी अवधि के लिए बाजार में बने रहने का स्कोप या ऑड्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक मेन प्रपोजिशन है कि आप अगर लंबे समय तक इस
इंडिया की कैपिटल मार्केट स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं और आपको फिक्स्ड इनकम से बेहतर रिटर्न की अपेक्षा है, उम्मीद है, तो मल्टी एसेट फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता इस रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ अगर इन्वेस्टर आते हैं तो उन्हें कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो। आशुतोष, ये बताइए, इंटरनेशनली अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि आपके इक्विटी का जो हिस्सा है आपके फंड में, उसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी एक्सपोजर लिया हुआ है, वो किस तरह से आपने एक्सपोजर को डिसाइड किया है, किस तरह की कंपनियों में और कितना एक्सपोजर है? जैसा मैंने आपको बताया, हम इसमें वर्ल्ड की जो बेस्ट और जो लार्जेस्ट कंपनीज होती हैं, जो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में जो हम 20% फंड का अलोकेट करते हैं, अप टू 20%, उनमें जो टेलीकॉम, IT, न्यू एज टेक्नोलॉजी, जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, 23 डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टॉक्स हैं, उन सबका एक्सपोजर इस ETF के द्वारा हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। आशुतोष, पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन की जब भी बात करते हैं तो आपको अक्रॉस एसेट क्लासेस अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन एक तो आपका पोर्टफोलियो लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन है एसेट क्लासेस में, उसके बाद आप एक मल्टी एसेट फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं। कैसे इसको बैलेंस आउट करें? देखिए, एसेट एलोकेशन एज अ सब्जेक्ट हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी वर्ग का इन्वेस्टर हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसको ध्यान में रखते हुए ये जो फंड्स होते हैं, इनका कहीं ना कहीं कोर पोर्टफोलियो में स्थान होना बहुत जरूरी है हर इन्वेस्टर के लिए। तो अभी जैसा माहौल है जहां ब्रॉडर मार्केट में न्यूज फ्लो अच्छा है, बट साथ ही साथ थोड़ा एक्सुबरेंस भी है, हमारा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अटेंशन देना चाहिए उनकी खुद के एसेट लोकेशन में। और इर्रिस्पेक्टिव वो किस तरीके के फंड्स में अभी इन्वेस्टेड हैं, मल्टी एसेट या अदर एसेट लोकेशन फंड्स हमेशा एक कोर का पार्ट हो सकते हैं। तो कुछ ओवरलैप होगा, कुछ क्लैश होगा, पर इसको आप उस कोर पार्ट की तरह देखें जिसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, लॉन्गर टर्म के लिए इसको सस्टेन करना है इस प्रपोर्शन को, और बाजार में जैसा आपका व्यू है उसके हिसाब से जो बाकी का आपका एसेट लोकेशन है जो आप खुद से करते हैं उसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बट इसको आप एक कोर पोर्टफोलियो की तरह देखें और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखें। आशुतोष, ये बताएं हमें कि मौजूदा जो चाल है बाजार की, देखिए इस साल तो हमने देखा कि इस तरह के फंड ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, और जब फंड आपको ऐसे रिटर्न देता है तो कहीं ना कहीं निवेशकों में उम्मीद हो जाती है कि अगले साल भी फंड ऐसे ही परफॉर्म करेगा। बाजार की मौजूदा चाल को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या अगले साल एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए या इससे भी बढ़िया रिटर्न फंड्स देने की क्षमता रखता है? कविता जी, जैसा हम सबने एक्सपीरियंस किया, साल की शुरुआत में जो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थी, इस साल ने हमें बहुत अच्छे से पॉजिटिव सरप्राइज किया, और खास करके ब्रॉडर मार्केट में जो रिटर्न्स आए हैं, आई थिंक इस तरीके की रिटर्न एक्सपेक्टेशन 2024 में जाते हुए हमें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा फ्रंट लोडिंग रिटर्न्स का शायद चुनिंदा पॉकेट्स में हुआ है। तो गिवन कि नेक्स्ट ईयर अर्निंग ग्रोथ इस साल की अर्निंग ग्रोथ से कम होगी, और कुछ अनिश्चितताएं जो इलेक्शन का माहौल है इंडिया में या इवन ग्लोबली, जो इलेक्शन साइकिल अगले साल से शुरू होगी US में, उसको देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिटर्न्स इस साल की अपेक्षा मॉडरेट हो सकते हैं। और जैसा कि बोला जाता है, या तो आपको अच्छी न्यूज मिलती है, अच्छे भाव मिलते हैं। अभी न्यूज बहुत अच्छा है, एक्सुबरेंस बहुत है, सेंटीमेंट बड़े पॉजिटिव है, पर भाव उतने अच्छे नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अगर निराशा से बचना है तो थोड़ा फोकस एक हाई रिस्क डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से हटाकर थोड़ा फोकस हमको एसेट लोकेशन फंड्स में, जैसे कि मल्टी एसेट फंड्स है, उसमें करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन और एसेट लोकेशन पे ध्यान देना मेरे हिसाब से इस माहौल में जरूरी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से बाजार की बारीकियों पर अपनी राय दी और फंड की जानकारी भी दर्शकों को दी। और इसी के साथ हम भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार म्यूचुअल फंड्स की तो बात हो गई, निवेश की तो बात हो गई, लेकिन आपके इंश्योरेंस का भी हमें ख्याल रखना होता है। और इसीलिए आपको हम ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर आपको सरेंडर करना है तो क्या प्रक्रिया होती है, सरेंडर कब करना चाहिए, किसे कहते हैं पॉलिसी को सरेंडर करना, तमाम बारीकियां बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।